नमस्कार दोस्तों, मैं क्रम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद क्रम में। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास, और भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में ये शायद मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा 1781 का संशोधन अधिनियम, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद 1786 का कॉर्नवालिस से संबंधित अधिनियम। ये 4 अधिनियम एक्ट हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1793 का चार्टर्ड अधिनियम। इससे पहले मैंने 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहती थी कंपनी को। उसके बाद 1781 का संशोधन अधिनियम आया, जो 1773 के रेगुलेट एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी उसको संशोधित करके उसको ठीक किया गया, तो 1781 का संशोधन अधिनियम। फिर कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आती है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट विलियम पिट्स के द्वारा, जो इस पर कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से लाया जाता है। और इसी क्रम में कंपनी पर एक दोहरा शासन स्थापित किया जाता है, द्वैध शासन, जिसमें कंपनी के कार्यों को डिवाइड कर दिया गया था, यानी कि वाणिज्यिक कार्य और राजनीतिक कार्य। वाणिज्यिक कार्यों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई जो ऑलरेडी पहले से ही थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और वाणिज्य कार्यों की देख रेख और उससे संबंधित कोई भी इशू होता है उसकी जिम्मेवारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दी गई, जिसकी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। और राजनीतिक कार्यों के लिए, सैन्य विषयों के लिए, राजस्व के लिए, नागरिक के विषय के लिए, इन सब के विषय के लिए निगरानी रखने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए इसके संबंध में एक बॉडी बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि इंग्लैंड में थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोई इन विषयों से संबंधित निरीक्षण रखना था, और इससे संबंधित कोई भी इशू होता है उसकी सबकी जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी थी। उसके बाद आता है 1786 का अधिनियम, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की 2 शर्तों से संबंधित था, जिसको विलियम पिट्स के द्वारा मान लिया जाता है। अब पढ़ने जा रहे हैं 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1793 का चार्टर्ड कानून। चार्टर्ड के बारे में बात करते हैं। चार्टर्ड एक अधिकार पत्र है, यानी कि चार्टर्ड एक व्यापारिक एकाधिकार पत्र है जो कि कंपनी को दिया गया था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। जो राजा था उस टाइम एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में एक इशू दिया था, एक इशू पत्र जारी किया था कंपनी को कि वह पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकती है। कंपनी को एकाधिकार दिया था, कोई अन्य कंपनी देशों के साथ व्यापार नहीं करेगी। उस पत्र में कंपनी से व्यापार से संबंधित कुछ छूट दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश राजा के द्वारा, क्राउन के द्वारा, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। कुछ उसमें पॉलिसी लिखी गई थी, कुछ एकाधिकार दिए गए थे, कुछ नियम कायदे कानून लिखे गए थे इस पत्र में। और 15 वर्षों के लिए एलिजाबेथ ने इसको इशू कर दिया था, इस चार्टर्ड को कंपनी को दिया था। उसके बाद जेम्स प्रथम आता है। इसने इस चार्टर्ड पद को रिन्यू किया और अनलिमिटेड समय के लिए रिन्यू कर दिया, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रखी। और उसी दौरान से कंपनी पूर्व के देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार के साथ व्यापार कर रही है, भारत में व्यापार कर रही थी। अब 1793 में एक प्रावधान ले आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और इस ब्रिटिश गवर्नमेंट में प्रावधान ले लाती है कि अब कंपनी का जो व्यापार था पूर्व के देशों के साथ उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब कंपनी आने वाले 20 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ यानी भारत के साथ व्यापार कर सकती है, कोई अन्य ब्रिटिश कंपनी व्यापार नहीं करेगी। इसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है।
93 के चार्टर्ड एक्ट में एक प्रावधान यह देगा कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो 2 शक्तियाँ दी गई थी कि वह गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के किसी भी निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि उस पर वीटो पावर लगाकर उसको रोक सकता है। दूसरा शक्ति ये दी गई थी कि कमांडर इन चीफ का पद भी गवर्नर जनरल के पास ही होगा। ये दोनों शक्तियाँ आने वाले सभी गवर्नर जनरल के लिए और प्रांत में जो गवर्नर जनरल है उन सब तक विस्तारित कर दी गई। कंपनी के प्रशासन के संबंध में, नियंत्रण के संबंध में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ऑलरेडी 2 संस्थाएं चल रही थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इनके क्षेत्र को लेकर विवाद हो रहा था कि कौन सा विषय किसका है, किसको क्या निगरानी रखनी है। तो उनके क्षेत्रों के विषय को भी क्लैरिफाई कर देगा, उनको स्पष्ट कर देगा इस अधिकार पत्र, इस चार्टर्ड के कानून में। और मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, उनकी सरकारों पर गवर्नर जनरल की अधिक नियंत्रणकारी शक्ति हो गई, यानी कि केंद्रीकरण ज़्यादा हो गया। केंद्रीकरण की दिशा में भी बढ़ावा मिला। दूसरा, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद में 3 सदस्य थे, उन 3 सदस्यों में एक सदस्य का कमांडर इन चीफ का होना जरूरी था। एक कमांडर इन चीफ का पद था। इस कमांडर इन चीफ के पद को बाहर निकाल देगा, यानी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कमांडर इन चीफ के होने की अनिवार्यता को समाप्त कर देगा। ये पद स्वतंत्र हो गया। जब कभी सेना से संबंधित कोई विषय बनता है, तब कमांडर इन चीफ, जो कि काउंसिल की पद से बाहर था, उसको बुलाया जा सकता है जब उससे संबंधित कोई विषय होगा। यानी कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद में एक पद कमांडर इन चीफ का था, उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। राजस्व से संबंधित कुछ बहुत प्रावधान किए गए थे। सबसे पहला प्रावधान ये किया गया था, राजस्व से संबंधित जो राजस्व था, रेवेन्यू था, उसको कलेक्ट करने की जिम्मेवारी कलेक्टर की होती थी। और रेवेन्यू से संबंधित कोई भी विवाद होता था, उसका समाधान कलेक्टर की अदालत में ही किया जाता था। रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की है और उसका समाधान का, विवाद का सुनवाई भी कौन करता है? कलेक्टर ही करता है। यानी कि जिससे संबंधित विवाद है उसका समाधान वह खुद ही कर रहा है, यानी कि उसी की अदालत में हो रहा है। तो ये प्राकृतिक नियम के विरुद्ध हो रहा था। तो अब क्या हुआ कि जो कलेक्टर, रेवेन्यू से संबंधित कोई विवाद है, तो अब कलेक्टर की अदालत को में ना जाकर अब वो सामान्य अदालत में जाएगा वो विवाद का मुद्दा। तो उसका जो समाधान होएगा वो सामान्य अदालत में जाएगा। जब वो कंट्रोल के कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, उनका जो वेतन है, उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तीसरा, कंपनी के लाभार्थी यानी कि जो शेयर होल्डर थे, उनको लाभांश का 10% बढ़ा देगा। अब कंपनी के शेयर होल्डर को जो उनको लाभांश दिया जा रहा था, उसमें 10% की इंक्रीमेंट कर देगा। चौथा, कंपनी जो है हर साल गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख पाउंड हर साल देगी। ये भी प्रावधान 1793 के चार्टर्ड एक्ट में किया गया। दूसरा एक प्रावधान ये किया गया कि कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं, वे अब भारत को नहीं छोड़ेंगे बिना परमिशन के। उन पर भारत को छोड़ने पर प्रतिबंध लगा देगा। अगर वे भारत छोड़ते हैं तो यह माना जाएगा कि उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया, अपने पद से रिजाइन कर दिया, अपने पद से रिजाइन कर दिया। ये कंडीशन लगा दी गई। सेकंड, रेवेन्यू से संबंधित एक और ये था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे,
निजी व्यापार बंद कर दिया गया था 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कि कोई भी कंपनी का कर्मचारी भारतीयों से रिश्वत नहीं लेगा और ना ही कोई निजी व्यापार करेगा। बट उसके बावजूद भी इलीगली व्यापार चल रहा था। कंपनी के अधिकारी भारत के अंदर व्यापार कर रहे थे, वह रुक नहीं पा रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसकी जानकारी मिली। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रावधान कर दिया कि कंपनी के जो अधिकारी है वे व्यापार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस के थ्रू वे व्यापार कर सकते हैं, इंटरनली व्यापार कर सकते हैं, यानी कि भारत के अंदर भी व्यापार कर सकते हैं और भारत के जो अन्य पड़ोसी देश है जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन है या अन्य देशों के साथ भी वैसे व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार तभी कर पाएंगे जब वे कंपनी जो लाइसेंस के थ्रू। तो इसी क्रम में एक निजी व्यापार भी स्टार्टिंग हो जाता है कंपनी के अधिकारियों का, और वे व्यापार करते हैं चाइना के साथ। भारत से चाइना ले के जाते हैं और चाइना से अफीम भारत ले आते हैं। तो ये सब प्रावधान थे 1793 के चार्टर्ड एक्ट में। इजी है, आसानी से याद हो जाएंगे, समझ के हो जाएंगे, तो रिवाइज कर सकते हो आप। पहला, दोनों शक्तियाँ बढ़ा दी गई थी आने वाले गवर्नर जनरल और गवर्नरों के प्रांतीय गवर्नरों के लिए तक। दूसरा, मुंबई प्रेसिडेंसी की सरकार पर अधिक नियंत्रण स्थापित किया गया था। कंपनी का व्यापार एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो कमांडर इन चीफ के पद की अनिवार्यता को समाप्त कर देगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा और कोई भी बड़ा अधिकारी बिना परमिशन के भारत नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसा करता है तो उसे अपने पद से रिजाइन माना जाएगा। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नए अधिनियम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।